नमस्कार दोस्तों, 14 जून को सरकार ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए, अग्निपथ स्कीम। इसको अनाउंस हुए कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि देश का यूथ सड़कों पर आ गया इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। हमेशा की तरह कुछ प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी पर आग लगाई गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि यह स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं इस अग्निपथ स्कीम को लेकर। आज के वीडियो में ये समझते हैं क्या है ये स्कीम और क्या इसके फायदे नुकसान बताए जा रहे हैं। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। The war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. अग्निपथ स्कीम के अनुसार हर साल 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। जो लोग 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र के बीच में हैं वो एलिजिबल हैं, और जो भी इस स्कीम के लिए सिलेक्ट होते हैं उन्हें बुलाया जाएगा अग्निवीर। बहुत ही बड़ा और भारी नाम है, लेकिन ये सर्विस कमीशन पोस्ट के लिए नहीं है, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल्स जो होते हैं। इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सिर्फ नॉन कमीशनड रैंक्स के लिए रिक्रूट किया जाएगा, जैसे कि सिपाही या नायक की जो रैंक होती है। इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स के लिए जो अलग अलग रैंक्स होती हैं उन्हें आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अग्निवीर्स को सिर्फ लोअर रैंक्स मिलेंगी। इन रिक्रूट्स को जो सैलरी मिलेगी वो होगी अराउंड 30,000 रुपीज पर मंथ पहले साल के लिए, और बाय द 4th ईयर ये बढ़कर 40,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगी। इसके अलावा जब 4 साल बाद सोल्जर्स इस नौकरी को छोड़ेंगे तो उन्हें एक लंप सम अमाउंट दिया जाएगा 11 लाख का सरकार की सेवा निधि स्कीम में से। ये 11 लाख एक्स्ट्रा कंप्लीटली सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि इसमें से 30% आपकी मंथली सैलरी से आएगा। आप पूछोगे कि ये 4 साल बाद नौकरी क्यों छोड़ेंगे? एग्जैक्टली यही दोस्तों इस स्कीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये रिक्रूटमेंट, ये अग्निवीर की नौकरी सिर्फ 4 सालों के लिए ही है। इन 4 सालों के खत्म होने के बाद सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी, ये पैसा देगी और बोलेगी जाओ अब अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लो। एटलीस्ट 75% अग्निवीर्स के साथ तो यही होगा। सरकार ने कहा है कि अप टू 25% अग्निवीर्स को री इनलिस्ट किया जाएगा रेगुलर कार्डर में फुल टाइम सर्विस के लिए, लेकिन सिर्फ 25% को। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वो जनता को नौकरी देगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी यहां पर, लेकिन असलियत यही है कि 75% अग्निवीर्स को सिर्फ 4 साल की नौकरी मिली है, उसके बाद वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उन्हें खुद से अपनी कोई नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई पेंशन है। और एग्जैक्टली यही मेन कारण है दोस्तों कि देश का यूथ क्यों सड़कों पर आ गया है अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। आज की हालातों को देखकर लोगों को चिंता है अपने फ्यूचर की। लोग जब सरकारी नौकरी के बारे में सुनते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं एक ऐसी नौकरी होगी जिसमें परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, एक पेंशन मिलेगी। और आर्मी ऑफिसर की तो ऐसी नौकरी है जिसे बहुत ही हाई रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है। इंडिया में आर्मी ऑफिसर्स को और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, सब्सिडाइज्ड खाना, और यहां पर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तो छोड़ो, वो बेसिक बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे जो किसी और सरकारी नौकरी में मिलते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार यहां पर एक्चुअल जॉब्स नहीं जनरेट कर पा रही है, इसलिए ये टेम्पररी सॉल्यूशंस लेकर आ रही है, नाटक कर रही है कि यहां पर जॉब्स जनरेट हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में इन जॉब्स से हमें फायदा नहीं मिल रहा। अब जो लोग अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि ग्लास को आधा खाली मत देखो, आधा भरा हुआ देखो। सरकार आपको यहां पर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रही है, 4 साल का गारंटीड वर्क मिल रहा है। माना कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन 4 साल की तो कम से कम नौकरी मिल रही है, जिसमें अच्छी सैलरी मिलेगी, 30,000 रुपए पर महीना की, बढ़िया ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगी। अब इतनी सारी नई चीजें सीखोगे, नई स्किल्स डेवलप करोगे, नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और 4 साल खत्म होने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा और पैसा भी होगा एक्स्ट्रा। इन पैसों की मदद से आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इन 4 सालों के बाद, या थोड़ा टाइम लगा सकते हो नई नौकरी ढूंढने में। और नई नौकरी मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास इतने सारे स्किल्स हैं और इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। आखिर में आप एक अग्निवीर हो। लेकिन इस काउंटर का काउंटर पॉइंट दिया जाता है कि क्या ये एक्सपीरियंस आपको सही में मदद करेगा एक नई जॉब देने में। अगर आप कोई टेक्निकल जॉब के पीछे जाते, किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आपको जॉब लेनी थी, तो इन 4 सालों में आप कोई कॉलेज की डिग्री ले लेते, वो शायद ज्यादा बेहतर होता 4 साल अग्निवीर बनने से। 4 साल खत्म होने के बाद अग्निवीर को एक्चुअली में ज्यादा मुश्किल होगी एक रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त,
क्योंकि वो 12th पास 18 साल के लोगों से कंपीट कर रहे होंगे। और क्योंकि ये स्कीम नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए है, तो लोगों के अंदर डर ये है कि इन 4 सालों के बाद हमें कोई ऐसी बड़ी स्किल्स नहीं मिलेंगी सीखने को जिससे कि हमें कोई और नौकरी मिल पाए। इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल आप आज के दिन भी देख सकते हैं। आज के दिन ज्यादातर नॉन कमीशन्ड सोल्जर्स जो रिटायर होते हैं 38 साल 40 साल की उम्र पर, उन्हें किस तरीके की नौकरी मिलती है? मोस्टली उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है, किसी एटीएम के बाहर या बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बन ली। कोई इतनी अच्छी वेल पेड पेंशन वाली नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में एक पॉइंट जो बहुत से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने उठाया इस स्कीम को लेकर, वो ये है कि क्या अग्निवीर इतने मोटिवेटेड भी होंगे? इमोशनली देखा जाए, क्या उनमें उतना ही जज्बा, उतना ही जोश होगा एक रेगुलर आर्मी ऑफिसर जितना, क्योंकि उनकी नौकरी फुल टाइम नहीं है। ऊपर से मार्टियर्स की फैमिली को वो सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि एक सोल्जर के काम में कितनी मोटिवेशन चाहिए होती है, स्पेशली तब जब वो हिमालय की पहाड़ियों पर एक्सट्रीम कंडीशंस में तैनात किए जाएं। तो अब अगर दूसरे देशों में आप देखोगे तो आपको सिमिलर सी चीजें देखने को मिलेंगी। अमेरिका में भी एक सिमिलर सी स्कीम चलती है यूएस आर्मी के लिए, लेकिन नतीजा पता है क्या है? आज के दिन अमेरिका में कम से कम 11% जो होमलेस पॉपुलेशन है वो आर्मी वेटरन्स की है। अमेरिका में एक आर्मी वेटरन के ज्यादा चांसेस हैं अनएम्प्लॉयड बनने के एज कंपेयर टू अ नॉर्मल अमेरिकन। और इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जाता है क्योंकि अमेरिका का पेंशन सिस्टम ढंग से काम नहीं करता, उनके लिए पेंशन लेना मुश्किल हो जाता है और यूएस गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स को उतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करती। अब एक चीज तो पक्की है कि प्रोटेस्टर्स का आर्ग्यूमेंट गलत नहीं है, क्योंकि सरकार ने रिएक्ट किया। जो बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हमारी स्टेट में हम अग्निवीर को प्रायोरिटी देंगे नौकरियों में, जो हमारे स्टेट में सरकारी नौकरियां होंगी। सरकार ने पहले अग्निवीर के लिए एज लिमिट बढ़ा दी, 21 साल से लेकर 23 साल कर दी। और अलग अलग सरकार में बैठे पॉलिटिशियंस ने कहा कि हम अपनी सरकारी नौकरियों में, हम अपने जो हमारा डिपार्टमेंट है उनकी सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंस देंगे अग्निवीर को। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये प्रेफरेंस कोई गारंटी है? क्या ये कोई गारंटी दी जा रही है यहां पर कि 75% अग्निवीर जो रिजेक्ट किए जाएंगे उन्हें कोई नौकरी दी जाएगी? ऐसी कोई गारंटी नहीं दी जा रही अभी तक। सच यही है कि हम आज के दिन नहीं जानते कि अग्निवीर की ये नौकरी करना कितनी मार्केटेबल स्किल बनेगा आने वाले टाइम में। एक अग्निवीर के 4 साल कंप्लीट करने के बाद उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी स्टडीज का क्या होगा? ढेर सारे ऐसे सवाल उठते हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है जो आप सोच रहे होंगे कि सरकार एक्चुअली में स्कीम को लाई क्यों? क्या जरूरत पड़ी इसे लाने की? सरकार ने 3 फायदे बताए अग्निपथ स्कीम के, जिन्हें आप 3 कारण समझ सकते हो कि अग्निपथ स्कीम क्यों लागू करी गई। पहला कहा गया कि मिलिट्री में जो एज बैलेंस है उसे ठीक करना है। आज के दिन आर्मी में एवरेज एज है ऑफिसर की 32 ईयर्स, लेकिन इस स्कीम के लागू होने के बाद आधे से ज्यादा आर्मी पर्सनल्स एक्चुअली में यंग होंगे, तो आर्मी की एवरेज एज कम हो जाएगी। इंडियन आर्मी ज्यादा युवा लोगों से बनेगी फिर। हालांकि इस चीज को एक डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है ये कहकर कि कम एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे। दूसरा फायदा सरकार ने बताया कि पेंशन लोड कम होगा मिलिट्री पर से। आज के दिन करंट डिफेंस बजट है 5.25 लाख करोड़ रुपीस, इसमें से 1.2 लाख करोड़ सिर्फ पेंशन्स में दिया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट अमित कौशिक का कहना है कि 55% मिलिट्री बजट एक्चुअली में पेंशन्स और सैलरीज में जाता है करंट। अगर हम कंपेयर करें जो टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी और पेंशन एक जवान को दी जाती है 17 साल नॉर्मल ड्यूटी करने के बाद, उस पैसे से जो एक अग्निवीर पे स्पेंड किया जाएगा, तो यहां पर अराउंड 11.5 करोड़ रुपीस की सेविंग होगी। तो अभी जो करंट सिस्टम चलने लग रहा है उसमें हम बहुत सी पेंशन्स देने लग रहे हैं आर्मी ऑफिसर्स को, और सरकार इसे कट करना चाहती है। अगर सरकार पुराने तरीके से आर्मी ऑफिसर्स को हायर करने की जगह अग्निवीर को हायर करेगी तो इतने लोगों को पेंशन नहीं देनी पड़ेगी और ये इतना सारा पैसा बच जाएगा सरकार के लिए। फिर सरकार का कहना है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल करेगी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में, यानी पेंशन्स और सैलरीज पर पैसा खर्च करने की जगह नए हथियार खरीदने में, नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने में पैसा स्पेंड किया जाएगा। वैसे ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ इंडिया में करी जा रही हो। साल 2012 में यूनाइटेड किंगडम ने भी अपनी आर्मी को 12% से कट किया था। अमेरिका कहा जाता है प्रिपेयर करने लग रहा है 40,000 आर्मी सोल्जर्स की पोस्ट को खत्म करने में। और इवन चाइना ने भी अपनी मिलिट्री 25 लाख सोल्जर्स से लेकर कट कर दी है 23 लाख सोल्जर्स तक। उनका फर्दर प्लान है कि इसे सिर्फ 10 लाख सोल्जर्स तक कर दिया जाए और बाकी पैसे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए। जनता का इसके काउंटर में सवाल आता है कि अगर पैसे ही बचाने हैं
क्यों ना इन पॉलिटिशियंस की, एमपी एमएलए की पेंशन कट कर दो। अगर कोई पॉलिटिशियन सिर्फ एक टर्म के लिए भी एमपी एमएलए बनता है तो उन्हें लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है। ऐसा क्यों है? पॉलिटिशियंस को भी यहां पर अग्निवीर बनाया जाए, वो भी 5 साल तक एमपी एमएलए बने रहे, उसके बाद बाय बाय, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, कोई और नौकरी ढूंढे वो जाकर। एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट यहां पर यह भी उठता है कि क्या यह सही में सरकार का काम है जनता को नौकरी देना? इस पर आगे बात करने के लिए सोच चैनल से मोहक मंगल। तो हम इन दोनों आर्गुमेंट्स के बीच कैसे डिबेट को सॉल्व कर सकते हैं? लोग प्रदर्शन बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि सरकार का कर्तव्य है उनको एक जॉब दिलाना, एक ऐसी जॉब जिसमें पेंशन भी हो और दूसरे बेनिफिट्स भी हो। अब क्या किसी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली किसी सिटीजन को जॉब दे? नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऐसे देश में जहां सरकार पूरी तरह कंट्रोल करती है इकोनॉमी को, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज। पर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि वो अपने सिटीजन्स को एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्राइवेट जॉब्स के जरिए। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार तो ऐसा कर रही है। अगर आप डेटा देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जॉब में जो एवरेज सैलरीज हैं वो करीब 5.5 लाख रुपए देती है, जबकि एवरेज गवर्नमेंट सैलरी 2.5 लाख। पर इश्यू ये है कि इंडिया के मोस्ट लोगों को ऐसी प्राइवेट नौकरियां मिलती नहीं है। ये नौकरियां उन लोगों के लिए जो बहुत प्रिविलेज फैमिली से, जो अच्छे स्कूल्स में गए थे, जो अच्छे कॉलेजेस में गए थे मेरी तरह। पर दूसरे लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद करीब 90% प्राइवेट जॉब जो इंडिया में क्रिएट हुई हैं वो इनफॉर्मल रही हैं। इनफॉर्मल जॉब्स का मतलब है कि उन जॉब्स में ना तो कोई पेंशन है और ना कोई दूसरे बेनिफिट्स, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब मान लीजिए। और यही मेन प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी की कि कई प्राइवेट सेक्टर जॉब्स तो हैं पर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग कहां भाग रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। पर उधर भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में गिरावट आई है क्योंकि सरकार ने अपना कंट्रोल कम कर दिया है इकोनॉमी पर। इसी की वजह से हमें ऐसी न्यूज देखने को मिल रही है जहां 370 पियोन पोजीशंस के लिए 50 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, या फिर सेक्रेटेरिएट में एक वेटर की पोजीशन के लिए जहां 11 सीटें हैं 7,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां गवर्नमेंट जॉब्स भी कम हो रही है, नौजवान लोग सोच रहे हैं कि ना तो हम घर के रहे और ना घाट के। पर क्या इस चीज का मतलब है कि सरकार को रिफॉर्म नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में? नहीं, सरकार को जरूर रिफॉर्म करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कई गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ और पुलिस जो बहुत ही बेकार है। हम में से कौन खुश होगा इंडिया में एजुकेशन, हेल्थ या फिर पुलिस से? और इसके पीछे एक कारण है कि इंडिया में इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ही नहीं जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। जैसे एक उदाहरण लीजिए, दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया की पुलिस फोर्स पर कैपिटा बेसिस पर बहुत अंडरस्टाफ्ड है। अब सरकार और पुलिस ऑफिसर्स या फिर हेल्थ कर्मचारी हायर क्यों नहीं करती? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स की लायबिलिटीज कई सालों से बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकारों को क्या करना चाहिए? प्रोफेसर कार्तिक मुरलीधरन ने अपने एक रिसर्च पेपर में कहा था कि स्टेट्स को शॉर्ट टर्म बेसिस पर लोगों को हायर करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर उनको अपनी सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करनी है। तो इस पूरे मुद्दे की ये मेन प्रॉब्लम है कि इंडियन यंगस्टर्स को अच्छी जॉब चाहिए, वही इंडियन गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने की जरूरत भी है। पर इस स्कीम में कई और प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में लोगों ने बात करी है। कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस स्कीम से नौजवान लोगों को 4 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी और हो सकता है कि उन 4 सालों के बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाए और हमारी सोसाइटी को उल्टा नुकसान दिलाए। हो सकता है कि अपनी 4 साल की ड्यूटी के बाद ये यंग सोल्जर्स इलीगल क्राइम्स करना स्टार्ट कर दे और मर्सनरीज बन जाए। मर्सनरीज मतलब वो लोग जो दूसरे देशों में पैसे के लिए फाइट करते हैं। जैसे कई सीरियन रिटायर्ड सोल्जर्स रशिया, यूक्रेन, लिबिया और अजरबैजान जैसे देशों में मर्सनरीज की तरह काम कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ने यह भी क्लेम किया है कि उत्तर प्रदेश में कई क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स इनफैक्ट रिटायर्ड आर्मी सोल्जर्स होते हैं। एक और उदाहरण है शाहबेग सिंह का, जो एक कमीशन इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने 1971 में बांग्लादेशी सोल्जर्स को ट्रेन भी किया था, पर उनकी रिटायरमेंट के एक दिन पहले उनको अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था। आपको पता है कि उन्होंने नेक्स्ट क्या किया? 1984 में उन्होंने कई खालिस्तानी सोल्जर्स को ट्रेन किया इंडियन आर्मी को एक सबक सिखाने के लिए। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं जो एंटी सोशल बन जाए, पर क्या हमारे पास कोई एविडेंस है कि ढेरों लोग क्रिमिनल बन जाएंगे इस ट्रेनिंग के बाद? कोई हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस है नहीं इस बात का। ऐसे कई और दूसरे देश हैं जैसे इजराइल जिन्होंने ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करे अपनी मिलिट्री में। क्या वो लोग क्रिमिनल बन गए? पर हो सकता है कि इजराइल जैसे अमीर देशों में ऐसा ना हो, पर इंडिया या फिर सीरिया जहां गरीबी है और जहां जॉब मिलना मुश्किल है ऐसा हो सकता है। पर हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए। कई रिटायर्ड सोल्जर्स ने यह भी कहा है कि एक अच्छे सोल्जर बनाने के लिए कम से कम 7-8 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। 4 साल में क्या होगा? रिटायर्ड जनरल विनोद भाटिया ने कहा कि हिमालय जैसे रीजन में फाइट करना इतना आसान नहीं है। एक और रिटायर्ड जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले साल गलवान में फाइटिंग जो थी
वो बहुत अनोखी थी। चाइनीज सोल्जर्स ने अलग अलग वेपन से हमला किया और इंडियन सोल्जर्स उनको काउंटर अपनी ट्रेनिंग की वजह से ही कर पाए थे। क्या अग्निवीर ये चीज कर पाएंगे? अब इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है। जरूरी नहीं है कि इन अग्निवीर को कॉम्बैट रोल्स ही दिए जाए। किसी भी मिलिट्री में कई डिफरेंट तरीके की जॉब्स होती हैं। इंडियन आर्मी में 150 से ज्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां डे टू डे एक्टिविटीज की भी जरूरत होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंजीनियरिंग वर्क हो गया या साफ सफाई हो गई। फिर एक और क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है कि स्कीम की वजह से सोल्जर्स का मोटिवेशन कम हो जाएगा। करीब 150 सालों से इंडियन फोर्सेस कास्ट, क्लास और अपनी सोशल आइडेंटिटीज के बेसिस पर डिवाइड की गई है। मिलिट्री ने आर्ग्यू किया है कि ऐसी बटालियंस सोल्जर्स को यूनाइटेड रखती हैं क्योंकि अपनी इंडियन आइडेंटिटी के अलावा उनके पास एक और कॉमन आइडेंटिटी होती है। पर अग्निपथ स्कीम के अंडर ऐसा नहीं होगा। लोग अपनी सोशल आइडेंटिटी के बेसिस पर डिवाइड नहीं होंगे, बल्कि सब एक साथ काम करेंगे। अब इस चीज के बारे में काउंटर ये किया जा सकता है कि क्या जरूरी है सोशल आइडेंटिटीज का होना किसी भी बटालियन या फिर रेजिमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए? मे बी कुछ और तरीके हो सकते हैं जिससे कोई रेजिमेंट या फिर बटालियन यूनाइटेड रहे, इसके बावजूद कि वो डिफरेंट कास्ट से हैं या फिर डिफरेंट क्लास से हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर क्रिटिसिज्म का एक सॉलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, इसलिए ये क्लियर है नहीं कि ये स्कीम इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। वैसे मोहक के चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज यहां पर कहने वाली है कि चाहे आप कितना भी इस स्कीम को नापसंद करते हो, चाहे आप इसके खिलाफ कितना भी प्रोटेस्ट करना चाहो, वायलेंस कभी कोई आंसर नहीं होता। बिहार में कम से कम 12 ट्रेन्स को जला दिया जा चुका है, 200 से ज्यादा कैंसिल हो चुकी हैं, एक स्टेशन को भी लूटा जा चुका है, कई बीजेपी लीडर्स के घरों पर तक आग लगाई गई है। जो लोग यहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लग रहे हैं, ट्रेनों पर आग लगा रहे हैं, बसों को जलाने लग रहे हैं, क्या सही में ये एक सोल्यूशन है? अगर इनका सही में सपना था देश को सर्व करना आर्मी ज्वाइन करके, क्या इस तरीके से देश को सर्व किया जाता है? यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप इस स्कीम के फेवर में है या अगेंस्ट में? आपने दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुन लिए। अब नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपकी क्या राय है यहां पर। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सीधा इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।